आज के इस गहरे मुताले में हम दुनिया के 10 हैरत अंगेज मुकामात का जायजा लेंगे। हम सिर्फ उनके हुस्न की बात नहीं करेंगे बल्कि उस मैकेनिज्म को समझेंगे कि आखिर कुदरत ने इन्हें बनाया कैसे है। बिल्कुल, क्योंकि इनके पीछे कोई जादू नहीं बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोलॉजी के वो ठोस उसूल हैं जो लाखों सालों से खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। बहरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशन में ईस्टर आइलैंड के उन मशहूर पत्थर के मुजस्मों की मिसाल ही ले लें। हाँ, जिन्हें मोआई कहा जाता है। सही, मोआई। मतलब सदियों से दुनिया इन्हें सिर्फ पत्थर के सरों के तौर पर जानती आई है। रैनो राकू आतिशफिशां के पत्थरों से तराशे गए ये सर, जिनका वजन 82 टन तक है, यानी तकरीबन 12 बालिग हाथियों के वजन के बराबर। 12 हाथी? देखने में और पढ़ने में यही लगता था कि बस ये अजीम व शान सर हैं जो जमीन की सतह पर गड़े हुए हैं। लेकिन हकीकत में ये मुकम्मल जिस्म है। वेट, मुकम्मल जिस्म? हाँ, 2012 में जब आसारे कदीमा की माहिर जो एन वैन ट्यूबर्ग ने वहां खुदाई शुरू की तो दरियाफ्त हुआ कि इन सरों के नीचे 5 मीटर लंबे मुकम्मल जिस्म जमीन के अंदर धंसे हुए हैं। 5 मीटर? ओह वाओ! उनके कंधे हैं, पूरा सीना है, पेट पर रखे हुए हाथ हैं और सबसे अजीब बात ये कि उनकी कमर पर अजीबो-गरीब निशानात तराशे गए हैं। किस किस्म के निशानात? जैसे नुक्तों वाला चांद, जिसका मतलब आज तक कोई साइंसदान नहीं जान सका। रुकिए, 5 मीटर गहरा जिस्म, तो क्या इन्हें जानबूझकर जमीन के अंदर दफन किया गया था या फिर वक्त के साथ साथ मिट्टी इनके ऊपर जमा होती गई? क्योंकि 5 मीटर गहरी मिट्टी का यूं ही जमा हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत अहम सवाल को जन्म देता है। असल में ये मूर्तियां आतिशफिशां के स्लोप्स पर यानी ढलवान पर खड़ी थी। सदियों तक बारिशों और मिट्टी के खिसकने की वजह से, जिसे हम एरोजन कहते हैं, मिट्टी, रोड़ी और पत्थर ऊपर से नीचे आते गए और इनके जिस्मों को ढकते गए। इंसान ने इन्हें दफन नहीं किया था। कुदरत और वक्त ने इन पर मिट्टी की तह जमा दी। बिल्कुल। लेकिन सतह का ये फरेब सिर्फ आतिशफिशानी जजीरों तक महदूद नहीं है। अगर हम मेक्सिको के एक किल सेनॉट की बात करें तो ये 130 फुट गहरा एक बिल्कुल गोल कुआं या गार है। इसके अंदर लटकते हुए पौधे और पानी का रंग इसे जमीन के अंदर एक नेचुरल कैथीड्रल जैसा बनाते हैं। हाँ, और माया तहजीब के लोग इन्हें सिर्फ पानी का जरिया नहीं बल्कि अपनी मजहबी रसूमात और अंडरवर्ल्ड का रास्ता मानते थे। अंडरवर्ल्ड का रास्ता? अच्छा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जमीन अचानक से इतने परफेक्ट गोल आकार में कैसे फट सकती है? यानी ये तो किसी बड़ी ड्रिलिंग मशीन का काम लगता है। यही तो इसकी सबसे दिलचस्प साइंस है। जमीन वहां अचानक फटी ही नहीं थी। मैं बताती हूँ, युकाटैन पेनिनसुला की जमीन ज्यादातर लाइमस्टोन से बनी है। अच्छा, चूने का पत्थर जिसे कहते हैं। जी, तो हजारों साल तक जब बारिश का पानी वहां जमीन में जज्ब होता रहा ना, तो उस पानी ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर शामिल कर लिया। ओह, यानी वो पानी एक तेजाब बन गया। बिल्कुल, हल्का सा तेजाबी, जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। इस कमजोर तेजाब ने जमीन के अंदर ही अंदर उस लाइमस्टोन को घुलाना शुरू कर दिया। तो ये बेसिकली जमीन के अंदर एक स्लो मोशन एसिड बाथ था जिसने पत्थर को अंदर से खोखला कर दिया। सही कहा। जमीन के ऊपर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन नीचे एक बहुत बड़ी खोखली गुफा बन चुकी थी। फिर एक दिन ऊपर की सतह का वजन मजीद ना उठाया जा सका और वो मुकम्मल छत नीचे गिर गई। वाह! और उससे जो गोल दहन खुला उसे हम सिनोटे कहते हैं। जी, और अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो वो लोग गलत नहीं थे। ये वाकई जमीन के अंदर की एक बिल्कुल अलग दुनिया का रास्ता है। क्या बात है। अच्छा, अंडरग्राउंड एसिड बाथ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जरा समुंदर और झीलों पर आते हैं। चिली में जनरल करेरा लेक के किनारे मार्बल केव्स मौजूद हैं। हाँ, 3000 एकर्स पर फैले हुए मार्बल के गार। इनकी दीवारें इतनी स्मूथ हैं जैसे किसी ने खुद बैठकर इन्हें पॉलिश किया हो। लेकिन इनकी सबसे हैरान अंगेज बात यह है कि ये केव्स अपने रंग बदलते हैं। कभी ये गहरे नीले होते हैं, कभी टर्कोइज, कभी बिल्कुल सफेद। अब मार्बल खुद तो अपना रंग नहीं बदलता ना, इसके पीछे क्या चक्कर है? इस रंग बदलने के अमल के पीछे बर्फ और रोशनी की एक बहुत ही अजीब केमिस्ट्री है। इस झील का पानी आम झीलों जैसा नहीं है। इसमें डायरेक्टली ग्लेशियर्स का पानी पिघल कर आता है। अच्छा, ग्लेशियर्स के पानी से क्या होता है? होता ये है
कि जब ग्लेशियर्स पहाड़ों पर रगड़ खाते हुए आते हैं तो वो पत्थरों को पीस कर एक बहुत ही बारीक पाउडर बना देते हैं, जिसे ग्लेशियल फ्लार कहते हैं। ग्लेशियल फ्लावर यानी बर्फ का आटा। एक तरह से ये पाउडर झील के पानी में तैरता रहता है, यानी सस्पेंडेड रहता है। जब सूरज की रोशनी पानी में दाखिल होती है तो ये ग्लेशियल फ्लावर बाकी तमाम रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ नीले और टर्क्वाइज रंग को रिफ्लेक्ट करता है ना? एग्जैक्टली और फिर यही रिफ्लेक्टेड रोशनी जाकर उन स्मूथ मार्बल की दीवारों पर पड़ती है। सही। और क्योंकि साल के मुख्तलिफ हिस्सों में ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार अलग होती है तो पानी में इस पाउडर की मिकदार और सतह दोनों तब्दील होती रहती हैं। यानी मार्बल वही रहता है लेकिन उस पर पड़ने वाला नेचुरल लाइटिंग का सेटअप मुसलसल बदलता रहता है। ये तो एक नेचुरल प्रोजेक्टर और स्क्रीन का निजाम बन गया। क्या साइंस है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो लाइमस्टोन एक कैनवस है और झील का पानी उस पर चलने वाला ब्रश है। लेकिन जहां पानी रोशनी का धोखा देता है वहां पानी ग्रेविटी का भी धोखा दे सकता है। मॉरिशस के समंदर के फर्श पर एक जगह है जिसे ऊपर से देखो तो लगता है पानी के अंदर एक अजीम आबशार गिर रही है। हाँ, हेलीकॉप्टर से देखने पर वो एक 1640 फुट गहरा गड्ढा लगता है जिसमें समंदर का पानी अंदर की तरफ गिरता हुआ महसूस होता है। लेकिन साइंटिफिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि पानी समंदर के अंदर ये गहराई में गिरना शुरू हो जाए। वहाँ आखिर क्या गिर रहा है जो आबशार लगता है? ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है क्या? वहाँ पानी नहीं गिर रहा बल्कि वहाँ समंदरी फर्श खिसक रहा है। मॉरिशस एक बहुत ही जवान आइलैंड है जो ओशन फ्लोर से निकले हुए एक अजीम प्लेटो के बिल्कुल किनारे पर वाक़ है। अच्छा, यानी उस किनारे के बाद समंदर की गहराई अचानक एकदम से बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, हजारों फुट नीचे चली जाती है। समंदरी लहरें और करंट्स आइलैंड की तरफ से आने वाली रेत और कीचड़ को अपने साथ बहाकर लाती हैं और इस ढलवान के किनारे से नीचे गिरा देती हैं। तो ये अंडर वाटर आबशार नहीं बल्कि एक अंडर वाटर रेत का एवलंच है जो मुसलसल चल रहा है। 100% दुरुस्त। पानी की सतह से जो शेड्स हमें डार्क ब्लू और लाइट ब्लू में नजर आते हैं वो दरअसल रेत की तहों का नीचे गहराई में फिसलना है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन इतना मुकम्मल है कि दिमाग इसे पानी की आबशार ही प्रोसेस करता है। हाँ, लेकिन दरअसल ये ज्योग्राफी और ग्रेविटी का एक फिजिकल अमल है। समंदरी हयात के लिए वैसे ये एक बेहतरीन माहौल फराहम करता है। दिमाग घूम जाता है वाकई। अच्छा, पिछले हिस्से में हमने देखा कि पानी कैसे चीजें बनाता है। अब जरा इस तस्वीर को पलट कर देखते हैं। जब यही पानी लाखों साल बाद मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता है यानी सूख जाता है तो उसके पीछे क्या बचता है? यूएस के बॉनेविल सॉल्ट फ्लैट्स का 15,000 साल पहले ये लेक बॉनेविल नाम की एक झील का हिस्सा था और आज ये 30,000 एकड़ पर फैला हुआ नमक का एक सपाट मैदान है जहां गाड़ियों के लैंड स्पीड रिकॉर्ड्स तोड़े जाते हैं। यहां आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जी, वहाँ नमक के अजीब क्रिस्टल बनते हैं और हाँ, रोशनी के इनेकास की वजह से ये एक अजीम आईने जैसा लगता है। लेकिन मुझे इसका वो मिरर इफेक्ट समझाएं। लोग सोचते हैं कि क्रिस्टल्स आईने की तरह चमकते हैं, लेकिन क्रिस्टल्स तो खुरदरे होते हैं ना। वो परफेक्ट मिरर कैसे बन सकते हैं सूखने से पहले? एग्जैक्टली। तो अब होता ये है कि जब यहाँ थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी जमीन के अंदर जज्ब नहीं हो पाता क्योंकि नमक की क्रस्ट बेहद सख्त और नॉन पोरस होती है। ओह, तो वो पानी उस सपाट नमक के ऊपर एक बिल्कुल पतली सी तह बना लेता है, जैसे फर्श पर पानी बिखरा हो लेकिन वो परफेक्टली लेवल हो, बिल्कुल सपाट। जी, ये पानी की एक माइक्रो लेयर होती है। क्योंकि नीचे की सतह बिल्कुल फ्लैट है, पानी की सतह पर जरा सी भी लहरें या डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होती। और फिर ये खारा पानी सूरज की रोशनी को मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट करता है और एक जायंट आईना बन जाता है। हाँ, लेकिन ये मैकेनिज्म सिर्फ बारिश के उन दिनों में एक्टिवेट होता है जब हवा बिल्कुल बंद हो। ये केमिस्ट्री और मीट्रियोलॉजी का एक परफेक्ट इत्तेफाक है। वाह, वैसे कुदरती इत्तेफाकात की बात चल रही है तो वाइट डेजर्ट ऑफ इजिप्ट का मैकेनिज्म तो और भी अजीब लगता है मुझे। 1550 मुरब्बा मील का खुश्क सहरा जहां सफेद रंग के अजीम पत्थर किसी अनोखे सैयारे की तरह खड़े हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये पत्थर चौक से बने हैं, वही चौक जिससे बोट्स पर लिखा जाता है और हम जानते हैं कि चौक समुद्री जानदारों के शेल्स से बनता है।
तो ये इस बात का सबूत है कि वहाँ समुंदर था। जी, 5000 साल पहले तक वहाँ समुंदर था, जिसके सबूत वहाँ मिलने वाले समुद्री जानदारों के फॉसिल्स से मिलते हैं। ये फॉसिल्स दिखाते हैं कि ज़मीन की तारीख वक्त के साथ कितनी ड्रास्टिकली तब्दील होती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ये समंदर था तो ये पत्थर इन अजीब शेप्स में, जैसे मशरूम्स या जाइंट मुर्गाबियाँ, अचानक से किसने तराश दिए? यहाँ तो पानी की लहरें हैं नहीं। यहाँ पानी का काम हवा ने संभाल लिया। जब ये समंदर सूखा तो ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक सी क्रीचर्स, जिन्हें कोकोलिथोफोर्स कहते हैं, उनके शेल्स की एक बहुत मोटी तह जमीन पर जमा हो गई। अच्छा, जो वक्त के साथ दबते दबते सॉलिड चॉक बन गई होगी। बिल्कुल। उसके बाद सहारा डेजर्ट का माहौल तब्दील हुआ और वो खुश्क हो गया। अब जो हवा वहाँ चलती है उसमें रेत के जर्रे शामिल होते हैं और रेत चॉक के मुकाबले में ज़्यादा सख्त होती है। ओह, तो ये बेसिकली एक कुदरती सैंड ब्लास्टिंग का निज़ाम है। हवा रेत को उठाकर लगातार इन चॉक के पत्थरों पर मारती है। बिल्कुल यही होता है। और चूंकि हवा में उड़ने वाली रेत ज़मीन के करीब ज़्यादा भारी होती है, इसलिए पत्थरों का निचला हिस्सा ज़्यादा जल्दी कटता है और ऊपर का हिस्सा वैसा ही रहता है। तो उस वजह से वहाँ मशरूम रॉक्स बन गए हैं। ये हवा एक ऐसा फनकार है जो हजारों साल से बिना किसी थकावट के इन स्टैच्यूज को सैंड ब्लास्ट कर रहा है। जी, इस प्रोसेस को हम जियोलॉजी में एओलियन वेदरिंग कहते हैं। और इस खुश्क फनकारी की एक और अजीम मिसाल हमें जॉर्डन की वादी रूम में मिलती है, जिसे वैली ऑफ द सन भी कहते हैं। यहाँ 5000 फुट बुलंद सैंडस्टोन के सतून हैं। यहाँ बदविन कबाइल हजारों साल से आबाद हैं और पत्थर के जमाने की नक्काशी भी वहाँ मौजूद है। लेकिन एक चीज जो मुझे हमेशा उलझाती है वो इसका नाम है। इसे वादी यानी वैली कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो पहाड़ और सतून खड़े हैं। ये घाटी कैसे हुई? इसका नाम वादी इसलिए है क्योंकि असल में ये एक टेक्टोनिक रिफ्ट वैली है जो फॉल्ट लाइंस के खिसकने से बनी थी, और उन फॉल्ट लाइंस के दरमियान जो पत्थर थे वो वक्त के साथ कट गए और सिर्फ ये सख्त सतून बचे। सही। लेकिन एक और सवाल है जो मेरा तजस्सुस बढ़ाता है। इतनी खुश्क और बंजर जगह जहां मार्शियन जैसी फिल्म शूट होती हैं, वहां सिर्फ रेत और पत्थर हैं, तो वहां 200 से ज्यादा पौधों की इकसाम सरवाइव कैसे करती हैं? यहाँ तो बारिश ना होने के बराबर है। वो सिर्फ जिंदा नहीं है, वो एक्सट्रीम सर्वाइवलिस्ट्स हैं। उन्होंने अपने अंदर मुकम्मल बायोमैकेनिकल तब्दीलियां की हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी रूट्स हवा में रहती हैं ताकि वो रात की जरा सी नमी को भी पकड़ सकें। और कुछ पौधों की जड़ें तो पत्थर की दरारों में सैकड़ों फीट नीचे तक चली जाती है ना? हाँ, ताकि वो किसी एंशिएंट अंडरग्राउंड वाटर टेबल को टच कर सकें। और इनके बीज भी तो सालों तक डोमेंसी में रहते हैं, यानी बारिश का इंतजार करते हैं और वैसे ही अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। बिल्कुल, ये एक ट्रिगर मैकेनिज्म है। जब तक बारिश की एक मखसूस मिकदार जमीन को टच नहीं करती, इनके बीज फूटते ही नहीं। उन्हें पता होता है कि अगर अभी ग्रोथ शुरू कर दी तो पानी जल्दी खत्म हो जाएगा। इन पौधों की केमिस्ट्री और उनके जिंदा रहने का एल्गोरिदम तो किसी हाईली एडवांस कंप्यूटर कोड से कम नहीं लगता। चलिए सर्वाइवल की इन कहानियों से थोड़ा आगे चलते हैं और इस वक्त के फैक्टर को समझते हैं जिसने मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे अजीम सुतून तराशे। वाह, वक्त की तराश खराश बहुत दिलचस्प होती है। अगर मैं वक्त के तराशे हुए पत्थरों की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का नैमवोंग नेशनल पार्क और वहां मौजूद द पिनेकल्स फौरन जहन में आते हैं। 1748 एकर्स पर फैले हुए 3500 पत्थर के सुतून जो लाइमस्टोन से बने हैं। हाँ, जो कि कुछ 10 फीट तक बुलंद है और ये 25,000 साल पहले वजूद में आए थे। यहाँ अनोखी जंगली हयात भी पाई जाती है। लेकिन इसका बनने का प्रोसेस वाइट डेजर्ट से मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ रूट कैस्ट मैकेनिज्म का जिक्र मिलता है। ये बहुत ही माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है कि पौधों की जड़ें बाद में पत्थर का सतून बन सकती हैं। ये कैसे होता है? ये जियोलॉजी का एक इंतहाई दिलचस्प प्रोसेस है जिसे हम रिवर्स कास्टिंग कह सकते हैं। वाकया कुछ यूं हुआ कि हजारों साल पहले यहाँ समुद्री रेत जमा हुई जिसमें शेल्स का कैल्शियम था। अच्छा, और उस रेत पर दरख्त और पौधे उगे? जी, फिर बारिश के पानी ने शेल्स के कैल्शियम को घुलाया और वो कैल्शियम पौधों की जड़ों के इर्द गिर्द जमा होकर सख्त होने लगा। वक्त गुजरा, पौधे मल गए और उनकी जड़ें गल कर खत्म हो गईं। तो उन जड़ों की जगह एक खोखला रास्ता बन गया
जिसके इर्द गिर्द सख्त कैल्शियम की दीवार थी। बिल्कुल। और जब मिट्टी नीचे धंसना शुरू हुई तो उस खोखली जगह में भी मिनरल्स भर गए और वो एक ठोस लाइमस्टोन का पिलर बन गया जमीन के अंदर। और फिर तेज हवाओं ने ऊपर मौजूद तमाम नरम रेत को उड़ा दिया होगा। हाँ, और जब रेत हट गई तो नीचे से वो कैल्शियम और लाइमस्टोन के ठोस कास्ट जाहिर हो गए, जो दरअसल एंशिएंट दरख्तों के अंडरग्राउंड नेगेटिव प्रिंट्स थे। कमाल है, आज जो हम पिलर्स देखते हैं वो असल में हजारों साल पुराने दरख्तों के रूट्स के पत्थराए हुए खाके हैं। ये तो वाकई जमीन का अपना एक 3D प्रिंटिंग का निजाम है जिसने पुरानी लाइफ को एज अ मोल्ड इस्तेमाल किया। सच में जियोलॉजी के पास हैरान करने के बहुत तरीके हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही एक और जगह है जिसने दुनिया को वाकई हैरात में डाल दिया। पुरनुलू, या जिसे बंगल बंगल्स कहते हैं, 1500 स्क्वायर माइल्स का इलाका, जहां बी हाइव यानी शहद की मक्खियों के छत्ते जैसे पहाड़ हैं जो 20 मिलियन साल पहले बने। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि एक तरफ ये जगह दुनिया से 1980 की दहाई तक छुपी रही, जबकि दूसरी तरफ यहाँ इंसानी सकाफत 40,000 साल से मौजूद थी। इसे 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया गया। यानी एक तरफ छुपी हुई थी और एक तरफ इतनी कदीम हिस्ट्री। लेकिन इसकी सबसे बड़ी मिस्टीक इसके कलर्स हैं। इस पर अजीबो गरीब ऑरेंज और डार्क ग्रे स्ट्राइप्स हैं जो पेंटेड लगती हैं। इनका क्या केमिकल लोचा है? इन स्ट्राइप्स का मैकेनिज्म बायोलॉजी और जियोलॉजी का एक बहुत ही शानदार मिलाप है। ये सैंडस्टोन के पहाड़ हैं और जो डार्क ग्रे या ब्लैक स्ट्राइप्स हैं उनमें असल में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। जिंदा ऑर्गेनिज्म पत्थर पर? हाँ, ये बैक्टीरिया सैंडस्टोन के उन लेयर्स में जिंदा रहता है जो बारिश का पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती हैं। ये बैक्टीरिया धूप और खुश्की से बचने के लिए पत्थर की दराजों में चिपका रहता है और अपना एक डार्क पिगमेंट छोड़ता है। तो वो जो डार्क लेयर्स हैं वो लिटरली जिंदा हैं, और जो ऑरेंज लेयर्स हैं वहाँ क्या होता है? ऑरेंज लेयर्स में आयरन ऑक्साइड यानी लोहे का जंग मौजूद है। उन लेयर्स के पत्थर इतने ठोस हैं कि पानी अंदर नहीं जा सकता, इसलिए बैक्टीरिया वहाँ सरवाइव नहीं करता। वहाँ सिर्फ लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जंग आलूद होता है और ऑरेंज रंग देता है। तो इन अजीम पहाड़ों पर जो डिजाइन्स बने हैं वो सिर्फ मिनरल्स नहीं बल्कि अरबों माइक्रोस्कोपिक जिंदा जानदारों की बस्तियां हैं जो पत्थर पर अपने निशानात छोड़ रही हैं। बिल्कुल, और जिनकी ये जगह इतनी नायाब और खुरदरी थी इसलिए आम इंसानों का वहां तक पहुंचना नामुमकिन था, सिवाय उन एबोरिजिनल ट्राइब्स के जिन्होंने इस कुदरती किले को अपना ठिकाना बनाया। वैसे कुदरती किलों की लिस्ट में चाइना का ज़ंगजाजई फॉरेस्ट पार्क भी सबसे ऊपर आता है। 1982 में ये चाइना का पहला नेशनल फॉरेस्ट पार्क बना। ये वही जगह है जिसने मूवी अवतार की कशिश को इंस्पायर किया। जी, 30,000 एकड़ पर फैले हुए 3,000 से ज्यादा क्वार्ट्ज सैंडस्टोन के सतून जो 3500 फुट तक बुलंद है। यहाँ नायाब चीते और भालू भी शामिल हैं और यहाँ दुनिया का सबसे लंबा शीशे का ब्रिज भी है। लेकिन अगर हम पिछले मैकेनिज्म्स को देखें तो सेनोट्स एसिड से बना पिनकल्स रूट कास्ट थे, लेकिन ज़ांगजाजई में इतनी एक्सट्रीम बुलंदी के सतून किस फिजिकल फोर्स ने तराशे हैं? यहाँ तो लाइमस्टोन भी नहीं है जो घुल जाए। ये तो कुदरत के बनाए हुए स्काई स्क्रेपर्स लगते हैं जो किसी जादू की दुनिया का हिस्सा हों। यहाँ जो फोर्स काम कर रही है वो आइस वेजिंग और ग्रेविटी का एक बेरहम निजाम है। क्वार्ट्ज सैंडस्टोन लाइमस्टोन की तरह केमिकल रिएक्शन से नहीं घुलता, ये फिजिकल फोर्स से टूटता है। आइस वेजिंग यानी बर्फ का कोई किरदार है इसमें? बिल्कुल। यहाँ सदियों से जो पैटर्न चल रहा है वो ये है कि सर्दियों में पत्थरों की दराजों में पानी जाता है और फिर जम जाता है। और हमें पता है कि पानी जमने पर एक्सपैंड होता है यानी फैलता है। तो क्या वो बर्फ पत्थरों को दरमियान से चीर देती है? एग्जैक्ट मैकेनिज्म यही है। बर्फ का फैलना लाखों टन का प्रेशर पैदा करता है जो पत्थर को फाड़ देता है। जब बर्फ पिघलती है तो टूटा हुआ पत्थर ग्रेविटी की वजह से हजारों फुट नीचे खाइयों में गिर जाता है। ओह, तो ये प्रोसेस लाखों बार रिपीट हुआ है? जी, और जो हिस्से थोड़े से भी कमजोर थे वो टूटकर गिर गए। जो पिलर्स आज हम देखते हैं वो क्वार्ट्ज सैंडस्टोन का सबसे इंतहाई सख्त और ठोस कोर है जो अब तक इस एक्सट्रीम बर्फ और ग्रेविटी की मार को बर्दाश्त कर पाया है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है,
ये इस पार्क के सबसे आखिरी और मजबूत सर्वाइवर्स हैं और इनके ऊपर मौजूद वेजिटेशन इनके दराजों को फर्दर ब्रेक कर रही है। तो वो अभी भी तब्दील हो रहे हैं, सिर्फ इतनी आहिस्ता कि हमें ठहरे हुए लगते हैं। हाँ, जमीन का निजाम बहुत स्लो लेकिन बहुत ताकतवर होता है। अब तक हमने जमीन, पानी और हवा के करिश्मे देखे हैं। इस सफर के आखिरी हिस्से में अब हम उस ताकत की तरफ आते हैं जो जमीन के बिल्कुल मरकज से आती है, यानी आग और तेजाब, जो नई तख्लीक का सबब बनती है। हम इंडोनेशिया के कावा आइजन आतिशफिशा की बात कर रहे हैं, जो कि लाखों साल पहले एक अजीम फटाव के नतीजे में बना था। लेकिन इसकी जो खासियत इसे अलग करती है वो इसकी नीली और सब्ज आग है जो रात के वक्त दिखाई देती है। हाँ, दुनिया में आतिशफिशां तो बहुत हैं जो रेड लावा उगलते हैं, लेकिन ये आतिशफिशां रात के वक्त अजीबोगरीब नीली और सब्ज आग में जलता है। इस नियॉन फायर का क्या सीक्रेट है? आग का रंग तब्दील करना किसी आम जियोलॉजी का हिस्सा नहीं लगता। इसका रंग जमीन के अंदर से निकलने वाली सल्फर गैसेस की वजह से है। कवा एजन के बिल्कुल नीचे मैग्मा चेंबर है जो इन सल्फर गैसेस को एक्सट्रीम हीट प्रोवाइड करता है। अच्छा। जब ये गैस 600 डिग्री सेल्सियस के दर्जे हरारत पर दर्जों से बाहर आती है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ इसका मुकाबला होता है तो ये फौरन इग्नाइट हो जाती है। यानी लावा नीला नहीं है बल्कि गैस नीली आग बनकर चल रही है। ये सफ़र हमें वाकई एक बहुत ही मुख्तलिफ लेवल पर ले गया है। पानी के कटाव से बनने वाले एक किल के गारों से लेकर कावा आइजन की जलती हुई सब्ज आग और उबलती हुई झीलों तक। ये तमाम 10 मुकामात इस बात का जीता जागता सबूत है कि ज़मीन एक डेड रॉक नहीं है। ये एक जिंदा, मुसलसल तब्दील होने वाला फनकार है जिसकी अपनी केमिस्ट्री और फिजिक्स है। और ये सब बताता है कि इंसानियत का वक्त इस अजीम कुदरती वक्त के मुकाबले में कितना छोटा है, कितना मुख्तसर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़मीन का निज़ाम किसी वक्फे या ब्रेक पर नहीं जाता। जो प्रोसेस लाखों साल पहले शुरू हुआ था वो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तब भी वैसे ही पूरे जोर से चल रहा है। हम इन्हें मॉन्यूमेंट समझते हैं लेकिन दरअसल ये सब वर्क्स इन प्रोग्रेस हैं। वाकई। और इस सफ़र को ख़त्म करते हुए जहन में एक सवाल उठता है जो शायद हर सोचने वाले को और हर मुतालिया करने वाले को झंझोड़ दे। हमने देखा कि पुर्नुलुलु जैसी जगह जो 1500 मुरब्बा मील पर फैली हुई अजीम जगह थी, जहां 40,000 साल पुरानी तारीख थी, वो 1980 की दिहाई तक हमारी नज़रों से पूरी तरह छुपी रह सकती है। तो अभी इसी सेकंड में इन गहरे समुद्रों के नीचे, बर्फानी पहाड़ों के पीछे या उन घने जंगलों के दरमियान और ऐसे कितने अजीम कुदरती अजायबात अपना मैकेनिज्म चला रहे होंगे। ये वाकई बहुत गहरा सवाल है। ऐसे अजायबात जहां तक आज तक किसी इंसान का कदम नहीं पहुंचा और जो अभी भी दरियाफ्त होने के मुंतज़िर हैं। शायद इस ज़मीन का सबसे बड़ा मास्टरपीस हमने अब तक देखा ही नहीं है।